हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 13th और 14th ऑफ अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। इम्पॉर्टेंट डेज में 13th ऑफ अक्टूबर को आते हैं दो इम्पॉर्टेंट डेज। कौन कौन से? फर्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कि हम डिजास्टर का जो रिस्क है उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ये डे है। और इस साल का थीम क्या है? तो इस साल का थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रिजिलिएंट फ्यूचर, कि किस तरह से हम नेक्स्ट जनरेशन को गाइड कर सकते हैं डिजास्टर का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है एजुकेशन, राइट। तो थीम से क्या पता चल रहा है? रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोटेक्टिंग एंड एम्पावरिंग यूथ फॉर अ डिजास्टर फ्री फ्यूचर। तो एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है आने वाली जनरेशन को एम्पावर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट, और डिजास्टर फ्री फ्यूचर लाने के लिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डे आता है 13th ऑफ अक्टूबर को, दैट इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों को अवेयरनेस देना, बताना, सो दैट कि जो ब्रेस्ट कैंसर की इनिशियल स्टेजेस होती है उन्हीं पे इनको डिटेक्ट किया जा सके, ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया जा सके और इसका इलाज किया जा सके। तो इसी से रिलेटेड ये डे है। और थीम क्या है? इसका थीम है नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। नेक्स्ट डे 14th ऑफ अक्टूबर को आता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। अब जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे होता है इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है उसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड ये डे है। और इस साल का इसका थीम क्या है? इसका थीम है शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, स्टैंडर्ड्स फॉर अ चेंजिंग क्लाइमेट, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले नोबेल प्राइज की। अब ये जो नोबेल प्राइज वाला है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक ऑलमोस्ट नोबेल प्राइज जो है सारे के सारे हो चुके हैं अनाउंस। आई थिंक एक नोबेल प्राइज अभी बाकी है। तो टोटल 6 फील्ड के अंदर जो नोबेल प्राइज है वो दिया जाता है, जिसमें से 5 नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुके हैं। तो पांचों के जो नाम है वो याद रखने हैं, किन किन को ये नोबेल प्राइज मिले हैं। तो नोबेल प्राइज टोटल 4 ऑर्गेनाइजेशंस है जो देती है। कौन कौन सी है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये देती है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक साइंस के अंदर। सेकेंड आती है नोबेल असेंबली एट अ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये देती है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर। स्वीडिश एकेडमी ये लिटरेचर के अंदर देती है, और नॉर्वेजियन नोबेल अकेडमी ये पीस का जो अवार्ड है वो देती है, राइट। तो चारों ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद रखने हैं और कौन कौन से फील्ड में ये देती है नोबेल प्राइज वो इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं 2024 के नोबेल प्राइजेस की। तो सबसे पहले आता है फिजिक्स। फिजिक्स में 2 लोगों को मिला है। कौन है? जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन, ये 2 लोगों को मिला है फिजिक्स में। किसके लिए मिला है? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। तो आप एक कीवर्ड याद रख सकते हो कि मशीन लर्निंग से रिलेटेड इन्होंने कुछ डिस्कवरी करी है, जिसके लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। नाम क्या है? जॉन हॉपफील्ड, जॉफ्री हिंटन। जॉन जॉफ्री, राइट। जॉन जियो पढ़ रहा है, इस तरह से आप रख सकते हो। या फिर अब एक बंदा कोई हिंट देता है तो हिंट से हमें एक होप हो जाती है, कोई हिंट मिलता है ना तो हमें होप हो जाती है कि हाँ हम ये क्वेश्चन अब सॉल्व कर लेंगे। तो हिंट, होप, होप, हिंट मिला तो होप मिल गई इनको कि अब हमें नोबेल प्राइज मिलेगा। तो इस तरह से आप इनके नाम याद रख सकते हो। फिजिक्स के लिए मिला है हिंट हॉप को, राइट, जॉन हॉपफील्ड, जॉफ्री हिंटन। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का प्राइज मिला है 3 लोगों को। 3 लोगों को मिला है। कौन कौन है? डेविड बेकर, डेमिस हसबिस एंड जॉन जंपर। ये 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में इन्होंने कौन सी डिस्कवरी करी है? प्रोटीन स्ट्रक्चर की, फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन के लिए इनको केमिस्ट्री में प्राइज मिला है। तो
डेविड बेकर, डेमिस हसबिस एंड जॉन जम्पर। अब कुछ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कोई आप याद रख सकते हो कि केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में कुछ बेक हो रहा है, कोई कुछ बेक कर रहा है, तो बेकर बेक कर रहा है और उसको बेक करते नहीं, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट चल रहा है और आप बेकिंग कर रहे हो, तो उसको देखकर ये हंस रहा है, राइट। बेकिंग हो रही है, ये हंस रहा है और ये जंप कर रहा है, अरे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा है बेकिंग से, तो है ना। तो बेकिंग हो रही है, एक बंदा हंस रहा है और दूसरा बंदा उसको देखकर जंप कर रहा है। तो इस तरह से आप तीनों नाम याद रख सकते हो, डेविड बेकर, डेमिस हसबिस एंड जॉन जम्पर। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दो लोगों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन। विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन। तो अब देखो, ये इसकी शक्ल भी रोने जैसी है, ये रो रहा है, तो अब दूसरा बंदा बोल रहा है कि अरे रो क्यों रहा है, आपको तो विक्ट्री मिली है ना, नोबेल प्राइज मिला है, विक्ट्री मिली है। तो विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुवकुन। मेडिसिन में दवाई खाते हैं तो रोना आ जाता है ना, तो उस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हो। तो इनको मिला है माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए। किसके लिए मिला है? माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए। फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, राइट। नेक्स्ट है लिटरेचर। लिटरेचर में ये साउथ कोरिया की है, हान कांग। हान कांग कहाँ की है ये? शी इज फ्रॉम साउथ कोरिया। तो इनको मिला है लिटरेचर के फील्ड में। हान कांग साउथ कोरिया की है, इनको मिला है लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज। पोएटिक प्रोज के लिए, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट। नेक्स्ट है पीस प्राइज। पीस प्राइज मिला है एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम है निहॉन हिंडांकियो। जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है निहॉन हिंडांकियो, जिनको मिला है नोबेल पीस प्राइज 2024 का। तो इनको मिला है, इन्होंने वर्ल्ड को बताया कि किस तरह से हम न्यूक्लियर वेपन फ्री बना सकते हैं, उससे रिलेटेड एफर्ट्स किए हैं। वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाने के लिए इन्होंने जो एफर्ट्स किए हैं, उन एफर्ट्स के लिए इनको पीस प्राइज जो है मिल रहा है। अब जो जो जापान है, जापान ऑलरेडी इस तरह की जो तबाही है वो झेल चुका है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम फेंके गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा तबाही मची थी कि वहाँ के जो लोग हैं ना, उनमें अभी भी उसके जो सिम्टम्स है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये जो है एफर्ट्स किए हैं कि किस तरह से हम वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन फ्री बना सकते हैं। तो जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है निहॉन हिंडांकियो, फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द यंगेस्ट टू क्लाइंब वर्ल्ड्स 8000 मीटर पीक। यंगेस्ट बन चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड की जितनी भी 8000 मीटर हाइट तक की जो पीक्स है उनको सबमिट करा है। टोटल कितनी पीक्स है? तो टोटल 14 पीक्स है जो 8000 मीटर या उससे ज़्यादा हाइट की है। और ये जो 14 पीक्स है ये ज़्यादातर कौन सी कंट्रीज में है? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और इंडिया में है। और ये जो 14 8,000ers है, इनको क्या बोलते हैं? 14 8,000ers। 8,000 से ज़्यादा हाइट की ये पीक्स है, राइट। तो ये जो 14 8,000ers है, इनको सबमिट करा है नेपाल के 18 ईयर ओल्ड निम्मा रिंजी शेरपा ने। किसने? निम्मा रिंजी शेरपा ने करा है सबमिट 8,000ers पीक्स को। कितनी है? 14 है, राइट। तो नेपाल्स 18 ईयर ओल्ड निम्मा रिंजी शेरपा हैज बिकम द यंगेस्ट, ये यंगेस्ट क्लाइंबर बन गए हैं to scale each of the 14 tallest mountains in the world with a successful summit of Mount शीशापगमा in China। चाइना के अंदर जो माउंट शीशापगमा है, इसको लास्ट पे इन्होंने समिट किया था। तो यहाँ पे ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है, तो ये सारी की सारी पीक्स है। कुछ नेपाल के अंदर है, ये खानसेंगजुंगा, कंचनजुंगा भी जिसको बोलते हैं, ये इंडिया की हो गई। तो बाकी कुछ नेपाल की है, ये POK की आ गई, तो पाकिस्तान की भी बोल सकते हो, इंडिया की भी है। तो टोटल 14 8,000ers है जिनको इन्होंने सबमिट किया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द आसियान समिट 2024। आसियान समिट 2024 की जो हो रही है, ये कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है? इसको होस्ट कर रही है लाओस। लाओस वियंटाने के अंदर ये जो समिट है वो हो रही है। तो आसियान के अंदर टोटल कितनी कंट्रीज है? आसियान में टोटल
10 कंट्रीज है जो कि मेंबर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो 44th 45th एडिशन की ये समिट हो रही है, तो कहाँ पे, लाओस वियंताने के अंदर। कब से कब तक है, 8 से लेकर 11 अक्टूबर तक ये चली थी, हो चुकी है ये समिट, राइट। तो ओपनिंग सेरेमनी जो थी उसको एड्रेस करा था जो लाओस के प्रेसिडेंट है, कौन है, थोंगलू सिसोलिथ। थोंगलू सिसोलिथ जो है वहाँ के लाओस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको एड्रेस करा था, जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। अब देखो, जो आसियान में जो 10 कंट्रीज आती है ना, तो उसमें इंडिया का नाम नहीं है, लेकिन स्टिल जो इंडिया है, इंडिया वहाँ पे ये जो समिट होती है उसमें इंडिया को भी इनवाइट किया जाता है और इंडिया भी इस समिट में पार्टिसिपेट करता है। तो इंडिया की ये वाली जो समिट थी वो 21st एडिशन की थी। इंडिया और आसियान की जो समिट आप बोल सकते हो, इंडिया एंड आसियान की जो समिट थी, इंडिया आसियान की जो समिट थी वो 21st एडिशन की थी, और आसियान नेशन की जो समिट थी वो 44th 45th एडिशन की थी, राइट। और इसका थीम क्या रहा है, थीम रहा है आसियान इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस, इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रिजिलियंस। तो इसमें 10 कंट्रीज कौन कौन सी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, ब्रुनेई एंड लाओस। तो ये 10 कंट्रीज इसकी मेंबर है। नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान मैहार फेस्टिवल हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये मैहार जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है वहीं पे ये फेस्टिवल जो होता है ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल, राइट। तो मैहार क्या है, मैहार जो है ये एक घराना है। मैहार क्या है, ये एक घराना है। आर्ट एंड कल्चर में जो घराना पढ़ते हैं तो उसी में एक घराना है मैहार। तो कौन सी स्टेट के अंदर है, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये फेस्टिवल जो है वो करवाया जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन खान मैहार फेस्टिवल। नेक्स्ट है इंडियन नेवीज मेडन करियर एक्सरसाइज हेल्ड एट। इंडियन नेवी की ये बायलेटरल एक्सरसाइज थी। तो फर्स्ट ये करियर एक्सरसाइज है, फर्स्ट करियर एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी की। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये बायलेटरल थी, बायलेटरल थी तो मतलब दो कंट्रीज के बीच में, एक तो इसमें इंडिया होगी, इंडियन नेवी की है तो पता चल रहा है इंडिया है। तो दूसरी कंट्री कौन सी है, तो दूसरी है इसके अंदर इटली, राइट। इंडिया और इटली के बीच की ये कैरियर एक्सरसाइज हुई है। कहाँ पे हुई है, गोवा में हुई है। कहाँ पे हुई है, गोवा के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है। तो बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज ये है, कहाँ पे हुई है, इंडिया के अंदर, गोवा में, राइट। और जो इटालियन नेवी है, इटालियन नेवी की तरफ से आए थे 2 F-35B लाइटनिंग, F-35B लाइटनिंग जो आए थे वहां पे हैरियर फ्लाइंग के ऊपर, और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करा था MiG-29S ने ओवर INS विक्रमादित्य, राइट। नेक्स्ट है कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 हेल्ड विद द पार्टनरशिप ऑफ विच मिनिस्ट्री। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव हुई है 2024 की। तो इसमें कौन सी मिनिस्ट्री के साथ पार्टनरशिप के साथ ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई है। ये एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे, मीटिंग है, एक कॉन्क्लेव है, मीटिंग हुई है। तो ये मीटिंग कंडक्ट करवाई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर। कौन सी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर ये कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव जो है वो हुई है। तो 3rd एडिशन की ये कॉन्क्लेव थी। कौन सा एडिशन था, 3rd एडिशन था कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का। तो ये कब से कब तक हुई है, ये हुई थी 4th ऑफ अक्टूबर से लेकर 6th ऑफ अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। और इसको एड्रेस करा था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और इसमें वही बात हो रही थी कि किस तरह से हम इंडिया को और डेवलप कर सकते हैं 2047 का जो हमने एम रखा है विकसित भारत का, तो उससे रिलेटेड जो स्ट्रेटेजीज है ये सब बातचीत वहां पे हुई थी। 150 से भी ज्यादा प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक पियोनियर्स जो थे इंडिया से यहाँ पे पार्टिसिपेट करने पहुंचे थे। और ऑर्गेनाइज किसने करवाई थी ये कॉन्क्लेव, ऑर्गेनाइज करवाई थी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने। किसके साथ मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर, राइट। तो ऑर्गेनाइज किसने करवाई थी ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ने किसके साथ मिलकर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर, राइट। नेक्स्ट व्हाट इज द करंट रेपो रेट ऑफ आरबीआई एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग करंट रेपो रेट क्या है।
तो करंट रेपो रेट है 6.5% का। कितना है? 6.5% का। तो 10th टाइम इन अ रो ये जो आरबीआई का रेपो रेट है वो अनचेंज्ड है, 6.5% पे ही टिका हुआ है, राइट। नेक्स्ट है IFC पार्टनर्स विद विच बैंक फॉर इंडिया फर्स्ट ब्लू लोन ऑफ $500 मिलियन। $500 मिलियन के ब्लू लोन्स के लिए IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने पार्टनरशिप करी है कौन से इंडियन बैंक के साथ? तो पार्टनरशिप हुई है एक्सिस बैंक के साथ। कितना लोन है? $500 मिलियन का लोन है और ये पहला ब्लू लोन है इंडिया का, पहला ब्लू लोन है। ब्लू लोन क्या होता है? ब्लू लोन का मतलब है कि जो वाटर या वाटर से रिलेटेड हम प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो हम लोन लेते हैं उनको बोलते हैं ब्लू लोन, राइट। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप। वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप होने जा रही है, तो इसको होस्ट कौन सी कंट्री कर रही है? इसको होस्ट कर रहा है इंडिया। वर्ल्ड पिकलबॉल चैंपियनशिप को होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। पिकलबॉल चैंपियनशिप क्या होती है? इसमें एक रैकेट होता है, जिस तरह से टेनिस वगैरह होता है, टेनिस का जो रैकेट होता है उस टाइप का ही इसका एक रैकेट होता है और साथ में एक परफोरेटेड बॉल होती है। इसकी जो बॉल होती है परफोरेटेड बॉल होती है और उसके साथ इसको खेला जाता है। तो इंडिया इस बार इसको होस्ट करवा रहा है 2024 की जो चैंपियनशिप है, राइट। कब से कब तक होगी ये? 12 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक ये चलेगी। 12 से 17 नवंबर तक ये चैंपियनशिप चलेगी और ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है इसको? ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। नेक्स्ट है P वेणुगोपाल हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फेमस। P वेणुगोपाल, इनकी डेथ हो चुकी है। ये एक फेमस कार्डियक सर्जन थे। कौन थे? कार्डियक सर्जन थे, हार्ट सर्जरीज करते थे और इवन की इंडिया की जो पहली हार्ट सर्जरी हुई है ना वो इन्होंने ही करी थी, राइट। इंडिया की जो पहली हार्ट सर्जरी हुई है वो इन्होंने ही करी थी। एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं। इंडिया की फर्स्ट जो हार्ट ट्रांसप्लांट है, सॉरी सर्जरी नहीं है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, जो इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो इन्होंने ही किया था और 50,000 से ज़्यादा हार्ट सर्जरीज ये कर चुके हैं और इनको 1998 के अंदर पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वॉर बुक आई है। ये जो बुक है ये डोनाल्ड ट्रंप पे बेस्ड है, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बुक है। तो ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है, बहुत ही फेमस है, यूएस के जर्नलिस्ट है, यूएस के इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट हैं, राइट। तो उन्होंने ये बुक लिखी है डोनाल्ड ट्रंप पे। तो ऑथर का नाम क्या है? बॉब वुडवर्ड। ऑथर का नाम है बॉब वुडवर्ड, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.